हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन है इसकी करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो इसमें हमारी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी कंप्लीट हो गई, आईआर कंप्लीट हो गई, इकॉनमी की एक लेसन आ चुकी है। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सेकंड लेसन। सेकंड लेसन में भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कोविड-19 और पॉवर्टी के साथ। यानी कि जब कोविड-19 आई है, पैंडेमिक से जो हम लोग जूझ रहे हैं पिछले 3 महीने से, तो इससे रिलेटेड आप लोग जो है पॉवर्टी की एक अलग एंगल आपको देखने को मिलेगी। गरीबी से तो आप लोगों को पता है कि आप लोग भी रूबरू हो कि हमारे इंडिया में किस तरह की गरीबी है, कितनी ज़्यादा गरीबी है। लेकिन यहाँ पे एक अलग एंगल दिखाया गया है, ये भी बताया गया है यहाँ पे कि गरीबी आपका कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इस तरीके की जो मूवमेंट है, लॉकडाउन जो सरकार के द्वारा अचानक कर दिया गया, इससे कैसे जो है गरीबी में और ज़्यादा उछाल निकल कर आया। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। और बहुत सारी यहाँ पे रिपोर्ट निकल कर आई है कोविड-19 से रिलेटेड। ये सारी रिपोर्ट भी आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस लेसन में मैंने कुछ यहाँ पे जो लेसन दी हूँ, यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है और एफडीआई पॉलिसी की रिवाइज्ड फॉर्म आ चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। किस किस जगह पे हम लोग एफडीआई को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किए हैं, यानी कि स्ट्रेंथन किए हैं, किस किस जगह हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा रिलीफ दे दिए है एफडीआई को। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। साथ ही चाइनीज़ की जो फर्म्स है, चाइनीज़ की जो कंपनी है, किस तरीके से हमारे इंडिया में आकर अपना सत्ता, अपना कब्जा निभाना चाह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ भी हम लोग बहुत अच्छे से टैकल किए थे। तो आई होप कि आप लोग ने प्रीवियस लेसन देख लिया होगा। नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। मई मंथ की अलग है, अप्रैल मंथ की अलग है, दोनों मंथ की मैं एक साथ मैगजीन लेकर चल रही हूँ। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मेरी चैनल का नाम है रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जो कि लास्ट लेसन हम लोग पढ़े थे, और उसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो आईआर में कुछ क्वेश्चन पूछी थी मैं, उसका आंसर मैं बता देती हूँ। सबसे पहले पूछी थी कि कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो यहाँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है, ये मेडिसिन किस डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। डब्ल्यूएचओ में 3 टियर्ड स्ट्रक्चर है, इन सब का नाम आपको बताना था। अगर थोड़ा बहुत फंक्शन भी बता दोगे तो क्या ही बात है कि नहीं। ये एक कुछ एग्रीमेंट थी, तो आपको बताना है कि किस दो कंट्री के बीच में ये एग्रीमेंट है। जैसे कोशी एग्रीमेंट 1954 की है, गंडक एग्रीमेंट 1959 की है, टनकपुर बैरेज एग्रीमेंट 1991 की है, महाकाली ट्रीटी 1996 की है। तो ये सारी ट्रीटी किन दो कंट्री के बीच में साइन की गई है, इसके बारे में आप लोगों को बताना था। आइए देख लेते हैं। कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। सो इसलिए ये इतनी आपकी जो है एकदम वर्ल्ड की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें क्या है ना कि एक कलेक्टिव एक्शंस लाया जाएगा, जिससे कि पीपल्स की जो लाइवलीहुड है उसको प्रोटेक्ट करना है, मोबिलाइज करना है सपोर्ट, यानी कि कोविड-19 के रिस्पॉन्स में। कोरोना वायरस जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। किसी भी लोगों की जो है जान पे ये आपका जो है, आप लोग देख रहे हो कि कितने लोग जो है यहाँ पे इनकी जान जा रही है कोरोना वायरस से। तो लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, सपोर्ट पहुँचाना है। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात करूँ तो ये जो आपकी डिजीज़ है, मलेरिया के डिजीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की 3 यहाँ पे मैं बात करूँ, इनकी 3 स्ट्रक्चर टीयर्स जो है, तो फर्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यहाँ पे सारे मेंबर स्टेट देखने को मिलेंगे, जो कि पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए हेल्थ से रिलेटेड। सेकंड यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में सारे टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, जो कि डब्ल्यूएचए का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जितने भी डिसीजंस दिए जाते हैं उसको इंप्लीमेंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। उसके बाद है 10 सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट को हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, और इसका फंक्शन है कि डब्ल्यूएचओ के एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल ऑर्गन, साथ ही साथ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाता है कि इनकी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। तो डब्ल्यूएचओ में आप लोग समझ गए कि 3 आपके बॉडी है यहाँ पे। पहला है डब्ल्यूएचए, जो कि असेंबली है, जहाँ पे आपका जो है डिसीजन मेक किया जाता है। ये जो डिसीजन आपका मेक कर लिया गया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। और उसके बाद 10 सेक्रेटेरिएट है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे जो पॉलिसी इनके द्वारा बनाया जा रहा है वो सही तरीके से आपका इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो तीनों बोर्ड का अलग अलग काम है, जो आप समझ चुके होंगे। ये जो ट्रीटी है, इतने सारे ट्रीटी, ये हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में कोशी, गंडक, टनकपुर बैरेज, महाकाली ट्रीटी, ये सारे ट्रीटी याद रखना है, क्योंकि इंडिया नेपाल के रिलेशन हम लोग डिटेल में इन डेप्थ में देखे थे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अब अराइज़ हो गया, क्योंकि नेपाल जो है वो चाइना के साथ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और चाइना के बहकावे में आकर नेपाल जो है हमारे इंडिया के साथ जो है ज़्यादा रिलेशंस ख़राब कर रहे हैं। तो एक आपका जो है पॉलिटिकल मैप
के कारण और कुछ डिस्प्यूट एरिया है जिसके कारण जो है इस तरीके का हम लोग जो है झड़प देख रहे हैं। खैर कोई नहीं, देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अब इकॉनमी की जो फर्स्ट लेसन थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो था नहीं क्योंकि एक जो टॉपिक थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनने लायक नहीं थे क्योंकि वो समझने वाली आपकी टॉपिक थे। लेकिन सेकंड जो हम लोग एफडीआई पॉलिसी देखें उसमें से कुछ क्वेश्चंस बन सकती है, तो वही मैं पूछना चाह रही हूँ। डिफ्रेंशिएट आपको करनी है ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट से, यानी कि एफडीआई का अगर इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में होता है तो दो रूट से होती है, एक तो ऑटोमेटिक होती है, एक गवर्नमेंट रूट होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। साथ ही साथ ये बताना है कि एफडीआई को जो प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे एफडीआई नहीं हो सकता, जहाँ पे बाहर की कंपनी जो है हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो वो कौन से ऐसे 5 सेक्टर्स हैं उनका नाम आपको बताना है। वैसे तो है बहुत सारे सेक्टर, यानी कि कहने का मतलब है मुझे लगता है मोर देन 5 है, बट आप लोग यहाँ पे 5 का ही सेक्टर का नाम रखिए, याद रखिए। कुछ तो आप लोग जो लिख सको या फिर कुछ जो आपका यहाँ पे अगर ऑप्शन के फॉर्म में भी अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनती है तो आप लोग एलिमिनेट कर आंसर तक पहुँच सको, इसलिए कुछ तो आप लोग को नाम याद रखना चाहिए कि किस किस ऐसी कौन कौन सी ऐसी सेक्टर्स है जहाँ पे एफडीआई अलाउड नहीं है। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड आर्टिकल के साथ, जो कि है कोविड-19 एंड पॉवर्टी। ये आर्टिकल में आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगा। इट मीन्स कि आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फैक्ट्स मिलने वाले हैं और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलने वाले हैं। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया जिसका टाइटल है कि एस्टिमेट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल पॉवर्टी। तो यहाँ पे जो हम लोग गरीबी की बात करेंगे वो सिर्फ इंडिया की गरीबी के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑल ओवर द कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में किस तरीके से गरीबी का क्या हास्य हुआ है ये कोविड-19 के आने से, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इंडिया में जो एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 812 मिलियन पीपल्स जो है वो अभी भी पुअर है और ये आपका आंकड़ा बढ़ सकता है 950 मिलियन तक जा सकता है क्योंकि कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण, एज़ पर द जो इस रिपोर्ट के कारण जो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि इतना था। अभी तो आपको जो है प्री कोविड आप देखोगे तो 812 मिलियन है, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद ये बताया जा रहा है कि 950 मिलियन तक जो है हमारे यहाँ की जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। ये आपका किसके बेस्ड पे है, तो वर्ल्ड बैंक की जो पॉवर्टी लाइन है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ का, तो वो कितना है $3.2 पर डे का है। ओके, तो इस हिसाब से जो है आप लोग देखो कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है ना उनकी यहाँ पे इतनी एक दिन की अगर इनकम है तो उनको यहाँ पे पॉवर्टी लाइन से नीचे रखा गया है। मीन्स अगर इतना किसी का इनकम है एक दिन का, तो अगर इनका इतना किसी भी इंसान का अगर इतना इनकम है तो उनको जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर रखा गया है। ओके, तो ये पॉवर्टी लाइन माना गया है $3.2। तो इसको अगर रुपीज़ में आप कन्वर्ट करोगे तो ये कितना होगा, मान लीजिए कि $1 जो है 70 रुपये के हिसाब से अगर हम लोग चले, मोटा मोटी जो है आपको इसी के हिसाब से, क्योंकि कभी कभी बढ़ते जाता है 72 73, तो एक लमसम आप लेके चलोगे तो 3.2 है, तो 3.2 अगर आप लोग देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 21, यानी कि 224 रुपीज़। ओके, 224 रुपीज़ आप लोग जो है लम सम लेके चल सकते हो। 225 रुपीज़ एक दिन का इनकम होना चाहिए। अगर एक दिन का इनकम एक पर्सन का नहीं हो रहा है तो फिर उसको पॉवर्टी लाइन के नीचे रखा जाएगा। ओके, तो ये चीज़ कहा जा रहा है, ये वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है, तो ध्यान रखिएगा। इम्पैक्ट अब देखते हैं कि कोविड-19 से क्या क्या इम्पैक्ट निकल कर आया है। तो सबसे पहले अगर लार्ज स्केल में देखेंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला है। अब यहाँ पे दो तरीके की सेक्टर होती है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब है कि वैसे सेक्टर्स जहाँ पे आपका जो है वर्किंग आवर डिफाइंड है, आपकी जो है फिक्स्ड आपकी वर्किंग आवर है, फिक्स्ड आपका इनकम है, फिक्स्ड आपका जो है हॉलीडे दिया गया है, साथ ही साथ आपको जो है ना यहाँ पे पेंशन की भी, सोशल सिक्योरिटी की सारी चीज़ों की व्यवस्था है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स का जो है ना फिक्स्ड आवर्स भी नहीं है कि उनको कितने घंटे तक काम करना है, उनके लिए कोई हॉलीडे नहीं होता, उनका कोई फिक्स्ड वेजेस नहीं होता है, जितना ज़्यादा काम करते हैं उतना ज़्यादा उनको इनकम मिलती है। तो ये सारी चीज़ों का डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा। और हमारे कंट्री में आप लोग देखोगे कि तो इनफॉर्मल सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो लोग यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो एज़ पर द अगर ILO के हिसाब से देखेंगे, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 400 मिलियन जो वर्कर्स है इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर से है, उनको और ज़्यादा वो गरीबी में चले गए हैं क्योंकि कुछ फॉलोइंग रीजंस के कारण। क्योंकि आप लोग देखते हो कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर्स लिया गया। लॉकडाउन जब किया गया, कंप्लीट लॉकडाउन जब फर्स्ट लॉकडाउन किया गया था, तो उसके पहले कोई भी तरीके के नोटिफिकेशन नहीं दी गई थी। सरकार जो है एट वंस लॉकडाउन कर दिए गए थे और उसके बाद स्ट्रिक्ट मेजर्स थे, यानी कि मूवमेंट पे पूरी तरीके से आपका पाबंदी हो गया था। तो लार्ज नंबर जो इस तरीके के वर्कर्स थे ना, वो उनको फोर्स किया गया कि वो अपने रूरल एरिया, यानी कि जहाँ पे भी उनका घर है वो वहाँ पे रिटर्न हो जाए। इसी तरीके से आप लोग देख रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है ना सब कुछ उठा पुठा के, यानी कि अपना घर सामान उठाकर जो है वो अपने घर तक पहुँच
पहुंच रहे थे। सेकंड है कि क्वांटिटी ऑफ वर्क में बहुत ज़्यादा कमी हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो सारे काम बंद हो गए, सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए, सारे आपके जो है ना प्राइवेट या पब्लिक ऑफिस हो, सब कुछ बंद हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स से या फिर नंबर ऑफ आवर्स के टर्म्स में देखें तो ये बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। डिक्लाइन हो गई वेजेस, क्योंकि सब कुछ जो एम्प्लॉयर्स थे ना, वो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इनकी जो वेजेस थी वो यहाँ पे कम कर दी गई। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण जो है यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इंडिया में ये बताया जा रहा है कि 400 मिलियन वर्कर्स जो है वो पॉवर्टी में जा चुके हैं। सेकेंड है कि रिड्यूस सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का जो सोर्सेज है वो भी यहाँ पे कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड का है, अपने आप जो काम करके वो इनकम यहाँ पे जनरेट कर रहे थे, वो भी कम हो गया है, क्योंकि रिडक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, ना कोई सेल्स हो रहा था, ना प्रोडक्शन हो पा रहा था। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस में आप देखोगे, क्योंकि डिमांड का और सप्लाई का जो है ना वो पूरी तरीके से जो साइकिल चलते आता है वो यहाँ पर डिसरप्ट हो गया था, क्योंकि लोगों की आप लोग देख रहे थे कि लॉकडाउन के कारण मूवमेंट बंद हो गया था, अब तो सप्लाई नहीं हो पा रहा था प्रॉपर। इवन यहाँ पे फूड ग्रेन्स की भी जो सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गई थी, सप्लाई चेन आपका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। लोगों की डिमांड कम हो गई, क्योंकि लोग घर पे बैठ गए, जब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे या फिर कुछ काम पे नहीं जा रहे, बच्चे नहीं जा रहे, तो इन लोगों का जो बेसिक नीड्स था वो यहाँ पे डिमांड कम हो गया। बस खाने पीने के जो सामान थे उसके लिए हड़कंप बच गया था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी ठीक है, उसके लिए तो वो कुछ ही दिन तक था, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। लेकिन लोगों की डिमांड कम हो गई है, इसके कारण भी यहाँ पे जो है आपका प्रोडक्शन बंद हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे कि डोमेस्टिक जो रेमिटांस है, जो अर्बन माइग्रेंट से आता था अपने घर में, वो भी यहाँ पे कम हो गया। रेमिटांस कहने का क्या मतलब होता है? रेमिटांस कहने का मतलब है कि जैसे हमारे इंडिया के लोग जो है वो बाहर जाके काम करते हैं, यूएस में, कनाडा में, ईरान में, वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जो है काम करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो वहाँ वो काम करते हैं और अर्न करते हैं। अर्न करके वो क्या करते हैं कि अपने कंट्रीज़ में, यानी कि हमारे इंडिया में जो उनके फैमिली यहाँ पे रहे हैं, तो उनको वो कुछ पैसा भी भेजते हैं। उनको जो पैसा भेजते हैं उसको हम लोग रेमिटांस कहते हैं, एक टेक्निकल वर्ड है जिसको रेमिटांस कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पे है जो कि हम लोग रेमिटांस अचीव करते हैं। तो इसी से आप लोग समझ सकते हो कि इंडिया के कितने लोग हैं जो कि बाहर रहकर काम कर रहे थे, बाहर रहकर अपने लाइफ को सेटल कर रहे थे, चाहे वो हमारे इंट्रा स्टेट आपका माइग्रेशन हो या इंटर स्टेट माइग्रेशन हो, इंटर कंट्री माइग्रेशन हो, हर तरीके की माइग्रेशन हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा होती है, और ये हम लोग कह सकते हैं रेमिटांस के बेसिस पे। तो रेमिटांस भी कम हो गया, क्योंकि हर जगह पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपने लॉकडाउन देखा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, सारा फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया, तो काम कहाँ से होगा, लोगों को इनकम कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे लोग जो है ना जस्ट अबव द पॉवर्टी है, वो यहाँ पे गिग इकॉनमी में काम कर रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में है कि अब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे, यानी कि गरीबी रेखा के जस्ट ऊपर है, लेकिन अब वो जो है इस तरीके का काम कर रहे हैं। गिग इकॉनमी कहने का मतलब है इनफॉर्मल सेक्टर ही आप कह सकते हो, यानी कि शॉर्ट टर्म का काम होता है, या फिर अपने से जो आप जो है ना कोई वेंडर होते हैं या फिर ठेले वाले होते हैं, इस तरीके से जितने भी लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में ज़्यादा इंगेज है, उनको यहाँ पे गिग इकॉनमी कहते हैं। डेली काम करना, डेली कमाना, डेली खाना, तो वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन से जस्ट ऊपर है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि इस तरीके से कोरोना वायरस में जो है उनका जो स्थिति है वो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हो जाएगा। साथ ही साथ एडिक्वेट सेफ्टी नेट की भी कमी देखने को मिला, यानी कि सेविंग और जो इंश्योरेंस कवर है वो भी यहाँ पे नहीं है। जो लोग यहाँ पे बाहर जाकर काम करते हैं उनको किसी भी तरीके का इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाता है, ना ही उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी काम होती है। जैसे हम लोग कल ही यहाँ पे देख रहे थे कि जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, इन्वायरमेंट की जो हम लोग गैस लीक देखे थे विजाक वाले में, जो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिला था, गैस लीक हो गया था। और कौन से गैस लीक हुआ था ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि कल हम लोग की इन्वायरमेंट की आई थी मई मंथ की, तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर काम करते हैं ना, उनको ना तो किसी तरीके का सोशल सिक्योरिटी देने का कुछ काम रहता है, ना ही उनको जो है इस तरीके का इंश्योरेंस कवर किया जाता है। तो इसलिए जो है ज़्यादा फैक्ट्रीज क्या अवेल करते हैं, ज़्यादा फैक्ट्रीज ये प्रीफर करते हैं कि किसी तरीके से ऐसे वर्कर्स मिल जाए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करें, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है और वो बहुत ही ज़्यादा चीप लेबर भी होते हैं। तो यही बात है कि ऐसे लेबर जो आप हमारे यहाँ जो काम कर रहे थे उनके पास कुछ ऐसा खास करके जो है सेविंग्स भी नहीं होता, क्योंकि वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, डेली जिंदा रहते हैं, तो उस तरीके के वो फंडे में चल रहे थे। तो इससे क्या है ना कि और ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ अभी कम हो चुकी है, तो उससे ये चांसेस है कि वो और ज़्यादा गरीब हो सके, तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंक्रीज़ हो गया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहने का मतलब है कि जैसे अगर आप लोग ने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, ठीक है, आपकी एक्सीडेंट हो जाती है या फिर आपको जो है कोई बड़ी डिजीज़ हो जाती है, मान लीजिए कि हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है या फिर आपको पेस मेकर लगानी है, किडनी आपको ट्रांसप्लांट करानी है, नी ट्रांसप्लांट करानी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपको पूरी तरीके से पेमेंट जो
है ना अपने जेब से देना होगा। और जब आप अपने जेब से पैसे देते हो हेल्थ में, यानी कि जब भी आपको किसी भी तरीके की बीमारी हो जाती है, तो फिर तो आप समझ जाते हो कि आप लोग का कितना ज़्यादा खर्च होता है। किसी किसी फैमिली के तो पूरी तरीके से फाइनेंशियल डिस्टर्ब ही हो जाते हैं, फाइनेंशियल अनबैलेंस हो जाता है। इस तरीके का भी प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि लोगों को अपने जेब से ही खर्च करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग थे अर्बन एरिया में, वो हाईली वनलरेबल है, क्योंकि उनको यहाँ पे डिजीज़ पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि मुंबई का धारावी वाला जो स्लम है ना, वो सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है, जिसमें कि एक तो अर्बन एरिया है और उसमें जो है इस तरीके के गरीब जाके रह रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड सेटलमेंट है। आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे घर में जो है ना, जहाँ पे 4 लोग रह सकते हैं, वहाँ पे 14 लोग रहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल किया जाता है पता नहीं कितने लोगों के द्वारा। तो वो लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है कि उनको डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा होगी। और धारावी ही एक ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वो स्लम मानी जाती है, और वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ केसेस है वो हर एक दिन बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण महाराष्ट्र की केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। ये जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये उनके काम करने के एबिलिटी से भी है। साथ ही हेल्थ जो यहाँ पे स्पेंड किया जा रहा है, उनको भी इन्वाइट किया जा रहा है, क्योंकि इलनेस बहुत ज़्यादा है और उन लोग को ज़रूरत है कि वो यहाँ पे टेक केयर करें। यानी कि जितने भी उनके बीमार वाले जो मेंबर्स रहते हैं घर में, उनको यहाँ पे जो है ज़रूरत है कि टेक केयर किया जाए। साथ ही साथ लॉजिस्टिक और जो सप्लाई चेन है उसमें भी स्ट्रेन देखने को मिला, जिससे कि आपकी एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ गई थी। स्टार्टिंग में आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सारे लोग हड़बड़ा गए। हड़बड़ा क्यों गए? वो लोग जो है थोड़ा पैनिक हो गए, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको लगा कि अब कुछ भी सामान उनको नहीं मिलेगा खाने पीने का, तो 1 महीने 2 महीने के सामान भी वो लोग स्टोर करने लगे। हालांकि मैंने भी किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ये समझ में नहीं आ रही थी ना, सरकार देखिए अचानक से लॉकडाउन कर दिए, और ये इतना न्यू सा टर्म्स था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। सिर्फ 2 घंटे के लिए शॉप ओपन हो रहे थे, 3 घंटे के लिए ओपन हो रहे थे, उसमें भी इतना ज़्यादा भीड़ था। और उस समय जो रेट थे, यानी कि उन लोग की मनमानी चल रही थी। जो 70 रुपीज़ की ऑयल थी, वो 100 रुपीज़ की ऑयल दे रहे थे। या फिर आप देखोगे कि पीनट बटर्स जो है वो आपका कितने के थे, लेकिन वो उससे 5-10 रुपये बढ़ा के ही ले रहे थे। तो यहाँ पे दुकान वाले की भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस यहाँ पे बढ़ चुकी थी। तो यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ गई थी, जिससे आप ये समझ सकते हो कि जो पुअर गरीब लोग हैं वो कैसे ये सारा सामान खरीद पाएंगे। तो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था। स्कूल बंद हो गए, जिससे कि फूड इनटेक जो बच्चों का था, यानी कि जो मिड डे मील बच्चों का चलता था, एटलीस्ट एक टाइम का खाना वो लोग बाहर ही स्कूल में ही खा लेते थे। तो स्कूल बंद हो जाने से बच्चों को यहाँ पे खाने में प्रॉब्लम हो गया, जो कि आप लोग देखते हो कि मिड डे मील के ऊपर वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रियलाए रहते थे। कम से कम बच्चे जो है स्कूल जाते थे, खाना खाने के बहाने ही तो स्कूल जाते थे, बट ये भी नहीं हो पाया। इम्पैक्ट अगर हम लोग इकोनॉमिक डिमांड का देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की तो क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनकम कम हो गया है, और इससे जो है ना स्पेंडिंग और जो कंजप्शन है वो भी कम हो गया है। ठीक है, तो इनकम हर एक जगह कम हो गया। आप लोग देखते हो कि प्राइवेट सेक्टर वाले जो है वो बहुत सारे लोगों को, अपने एम्प्लॉयर्स को जॉब से बाहर निकाल दिए। स्टार्टअप्स वाले जो है वो ठप पड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो है जो इनकम है वो तो हर किसी की बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इवन अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब से भी जो इनकम मिलते थे वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो अगर मैं अपनी यूट्यूब की इनकम अगर मैं बताऊं तो इससे पहले, इट मीन्स कि कोरोना वायरस से पहले, लॉकडाउन से पहले जो है थोड़ी बहुत ठीक थी, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गई। यानी कि एड्स भी कम आने लगे और इनकम भी जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये तो यूट्यूब की कहानी है जो कि मैं फ़ील कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरी एक स्टार्टअप कंपनी भी है, तो वो भी अब पूरी तरीके से बंद हो गई है। बहुत सारे फाइनेंस वाले मिले थे, लेकिन अब वो पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ें कितनी लंबी खींचेगी, 2021 2022 तक जाएगा, नोबडी नोज़। तो ये भी एक अलग सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम मैं फ़ील कर पा रही हूँ आज की डेट में कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। जब मैं फ़ील कर पा रही हूँ, जबकि मुझे इस तरीके का कोई भी एक कहती हूँ ना कि मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तब मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि मेरी लाइफ जो है थोड़ी सी स्टक हो गई है। जो चीज़ें मैं इंप्लीमेंट करना चाह रही हूँ वो इंप्लीमेंट बेटर तरीके से नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो लेकिन और सारे लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा, इस तरीके से जो माइग्रेंट लेबर है उनका क्या हो रहा होगा, जो बच्चे आज की डेट में अनएम्प्लॉयड है, जो काफ़ी दिलों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनका जो है आप लोग देख रहे हो कि डेट कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। एग्जाम का ही देख लो, इवन यूपीएससी कंडक्ट नहीं कर पा रही है, तो और सारे एग्जाम का क्या ही कहना है कि नहीं। सारे बैंक वाले जो है आपके, मुझे जहाँ तक कि पता है कि सारे बैंक वाले ने पोस्टपोन कर दिया, कोई एग्ज़ाम लेना अभी पॉसिबल नहीं है। इवन अभी जो डेट भी निकाल रहे थे कुछ कुछ एग्ज़ाम का, तो अब रेलवे मिनिस्टर ने कह दिया कि 1 जुलाई से 12 अगस्त तक सारे लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन सब बंद रहेंगे। तो लो बेटा, अब जो भी एग्ज़ाम होने वाला था वो भी अब नहीं होने वाला है, वो भी आपको समझ ही जाओ कि अगस्त के बाद ही होगा, 12 अगस्त के बाद ही होगा, है कि नहीं। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो कि यहाँ
यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही एज़ पर द अगर हम लोग लेटेस्ट रिपोर्ट देखें जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इनकम इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी है, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो 27% बढ़ चुका है। वो भी आपका 3 मई के एंड वीक में बताया जा रहा है। ठीक है, तो समझ सकते हैं मई, अब जून भी कंप्लीट हो गया है, अब जुलाई भी है, तो एक महीने में और कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका होगा। तो ये 27% यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। बहुत सारे पीपल्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में थे वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है ना अर्बन एरिया में वो भी यहाँ पे कम हो चुका है, तो उनके कारण जो है उनका प्राइस भी कम हो गया है। पुअर वीमेन में तो क्या ही कहना, उनका किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे एडेड मेजर्स हो गए हैं कोविड लॉकडाउन में, जैसे कि उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है उनको, क्योंकि डिमांड जो है यानी कि बच्चों का केयर करना, बड़े लोगों का यानी कि बड़े बुजुर्गों का यहाँ पे केयर करना, क्योंकि आपके बच्चे का जो है स्कूल बंद है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ की वल्नरेबिलिटी हो जा रही है, तो वीमेन का ये खास ख्याल रहता है। घर में आप लोग भी देखते होंगे कि आपकी जो मदर है, सिस्टर है, या फिर आप खुद भी जो फीमेल अगर मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको भी पता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न करना पड़ता है, चाहे आपके घर में बच्चे हो या फिर बड़े हो, क्योंकि उनको ज़्यादा चांसेस है कोरोना वायरस होने का, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है। तो एक्स्ट्रा केयर करना पड़ रहा है, टाइम टू टाइम जो है काम बिल्कुल ज़्यादा बढ़ गया है। टाइम टू टाइम क्या करना पड़ रहा है कि आप जो है हल्दी दूध दे रहे होंगे, काढ़ा पी रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है दवाइयाँ भी देना होता है, जैसे कि अभी आपका चल रहा है अश्वगंधा। अश्वगंधा आप लोग जो है ज़रूर खाइए। वीट ग्रास अगर लेते हैं या फिर लेमन ग्रास की अगर आप लोग वाटर बॉयल करके अगर पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये सारी चीज़ें इंटेक करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए इस तरह ऐसी जो आपकी डिजीज़ है ये सबको हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, तो ये प्रॉब्लम है। तो विमेन जो है ना वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हो रही है इन्फेक्शन से, क्योंकि लार्ज शेयर ऑफ विमेन का आप देखोगे कि हेल्थ केयर सेक्टर्स में है। विमेन जो है एक हायर लाइकलीहुड देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि मतलब कि ये चीज़ें रिपोर्ट में भी निकल कर आई थी, और नेशनल वीमेन कमीशन के द्वारा भी ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो है अब घर पर रह रहे हैं, तो मे बी ऐसा भी होता है कि जो हस्बैंड को यहाँ पे शराब वराब पीने की या फिर अल्कोहलिक होते हैं तो उनको अल्कोहल भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके चिढ़ से भी जो है वो अपने बीवी को मारते पीटते हैं, या फिर आप लोग देखते हो कि उनकी इनकम कम हो रही है तो उसकी वजह से भी वो लोग जो है इस तरीके का हरकत करते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है विमेन में। खासी आप देखोगे कि कुछ सेक्टर्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गए हैं लॉकडाउन के कारण, और इसमें हाई कंसंट्रेशन जो है फीमेल वर्कर्स का भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी कारण है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि जो मेड वगैरह होती है, आंटीज़ होती है, वो ज़्यादातर जो है वो मतलब कि मेड वगैरह आंटीज़ होती है, तो यहाँ पे जो क्लीनिंग का काम है और डिश वॉशिंग का काम है, कुकिंग का काम है, तो ये सारी चीज़ें अभी ठप पड़ी हुई है, उन लोग को बुलाया नहीं जा रहा है। तो मैं भी जो है ये काम खुद से ही करना पड़ रहा है सारे काम, तो इसलिए भी जो है काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और घर की जो विमेन है उनके ऊपर किस तरीके का बर्डन बढ़ चुका है वो मैं भी फील कर सकती हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैं अगर फीमेल हूँ तो मैं एक ही तरीके का प्रेशर झेल रही हूँ, नहीं, मेरी अपनी खुद की कंपनी भी है, खुद का इस्टेब्लिशमेंट भी करना है, तो वो सारी चीज़ों को भी लेके मैं प्रेशराइज फील करती हूँ। साथ ही साथ घर का काम बढ़ गया है, टाइम टू टाइम जो है एक तो काढ़ा बनाइए, उसके बाद 2 घंटे बाद जो है हल्दी दूध बनाइए, तो इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम है, वैसा वाला बात नहीं है, लेकिन हाँ काम बढ़ गया है, ये मैं बता रही हूँ, विमेन के ऊपर जो प्रेशराइज है वो बढ़ गया है। चैलेंजेस क्या है ये देखते हैं। चैलेंजेस है कि आप लोग देखोगे कि अनसर्टिनिटी है इस डिजीज़ का, कोरोना वायरस कब जाने वाला है नोबडी नोज़, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि जिस तरीके से आपका डिजीज़ का जो रेट बढ़ते जा रहा है। कल आप लोग ने केसेस देखे होंगे तो टोटल 20,000 केस निकल कर आए थे, उससे पहले कितने केसेस निकल रहे थे, तो 14,000 13,000 जो कि नॉमिनल था, हर एक दिन का यही रेट था, लेकिन अचानक से इतना बूस्टअप हो गया और 20,000 केसेस कल निकल कर आए अकेले। तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो कि केसेस तो डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अनलॉक 1 में हम लोग जी रहे हैं, और अनलॉक 1 में इस तरीके से सब कोई ओपनली जी रहे हैं कि कहने का ही मतलब कि सबको ऐसा लग रहा है कि बस एकदम नॉर्मल हो गया और धड़ल्ले से सब लोग जो है आराम से निकल के घूम रहे हैं। तो इसमें तो ऑब्वियस है कि आपकी जो केसेस है वो बढ़ेंगे, तो अनसर्टिनिटी हम लोग को भी नहीं पता कि कब क्या होने वाला है, तो नंबर ऑफ़ केसेस जो बढ़ते जा रहा है, और ये आपका लॉकडाउन भी एक्सटेंड होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग ये अप्रैल मंथ का पढ़ रहे हैं, तो ये उस समय के केसेस के बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो 80% जो है एसिम्प्टोमिक आपको जो है जिसमें कि सिम्टम्स नहीं दिख रहे उस तरीके के पेशेंट है, और वैक्सीनेशन की कमी देखने को मिल रही है। तो ये जो क्राइसिस है ना, ये आप देखोगे कि हैंड इन हैंड आपका बढ़ते जाएगा, और अभी भी अनसर्टिनिटी है गवर्नमेंट के लिए कि कैसे वो इसको टैकल करेंगे। सेकेंड है कि कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहा है फिनेंशियल रिसोर्सेज को लेकर। अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस की बात करें दोनों तरफ से, सेंट्रल और स्टेट लेवल में, तो ये भी अभी जो है ना स्ट्रेन में है, क्योंकि पैसे की कमी हो रही है। लॉकडाउन करने से जो है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो गई, तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ पा रहा है, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ पा रहा है।
तो यहाँ पे कैसे आपका जो देख रहे हो फिनेंशियल रिसोर्सेज का जो कांस्टेंट है वो दोनों में देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है गवर्नमेंट के लिए कि वो यहाँ पे जो जितने लोग यहाँ पे परेशान हैं, जिनको यहाँ पे पैसे की कमी है, उन लोगों के हाथ में पैसे दे, तो गवर्नमेंट के पास भी ये पॉसिबल नहीं है। साथ ही इशू है पीडीएस का, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप लोग देखते हो कि इस तरीके से सस्ते रेट में, यानी कि सब्सिडाइज रेट में यहाँ पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया जाता है लोगों को, जो एपीएल में है, बीपीएल में है। कहने का मतलब है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में पीपल्स है उनको भी यहाँ पे पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। साथ ही एपीएल में भी जो लोग हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण और जो पीडीएस बेनिफिशरीज हैं उनके अपडेट की कमी के कारण जो है लोगों को यहाँ पे पीडीएस के थ्रू खाना नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा राशन कार्ड में। तो पीडीएस जो राशन कार्ड है वो ना तो पोर्टेबल है यानी कि लोकेशन में, और ना ही ये राशन कार्ड जो है ना ये आपका डिवाइड किया गया है। और फैमिली मेम्बर्स को अलाउ किया गया है कि वो कुछ पोर्शन ही यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन से। यानी कि मान लीजिए कि जैसे बिहार के माइग्रेंट लेबर है, मान लीजिए कि बिहार के लेबर है और वो जाते हैं महाराष्ट्र में, तो अभी क्या सिस्टम है ना कि महाराष्ट्र में अगर वो जा रहे हैं तो जब तक उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं बन जाता, वहाँ का राशन कार्ड नहीं मिल जाता, तब तक वो बिहार के राशन कार्ड में जो है 50% तक का वो जो है फूड अपना ले सकते हैं, सब्सिडाइज रेट में फूड ले सकते हैं। और वो भी कुछ ही दिन तक ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार वो हर महीने का ले सकते हैं। तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी माइग्रेंट लेबर जो है जहाँ जाके काम करते हैं, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई होगी, तो वो वहीं का राशन कार्ड बना लेते हैं। और अब क्या है कि सब कोई अपने घर लौट आए हैं और अधिकतर आपको जो है बिहार के माइग्रेंट लेबर देखने को मिले। तो वो जब घर आ गए हैं तो बिहार में उनको इस तरीके से पीडीएस के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको यहाँ पे सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराने में प्रॉब्लम हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज देखने को मिल रहा है। टोटल मंथली एलोकेशन जो 1.9 लाख मेट्रिक टन का जो आपको देखने को मिलेगा पल्सेस का है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, तो उसका 10% जो है ना सिर्फ वही आपका इशू कराया गया है स्टेट का। और कब तक, तो 22 अप्रैल तक का बताया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो दाल वगैरह दिया जाना था प्रधानमंत्री आपका जो है गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, तो उसका बस 10% ही यहाँ पे दिया गया है। तो इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। साथ ही इनएडिक्वेट कंपनसेशन है। गवर्नमेंट जो यूनियन और स्टेट में है वो काफ़ी ज़्यादा वेरियस स्टेप्स ले रहे हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रिलीफ पैकेज यहाँ पे देना है, और अपने आप में ही वो इनएडिक्वेट है। आप लोग भी देखे होंगे कि यहाँ पे 20 लाख करोड़ का जो है ये आपका रिलीफ पैकेज दिया गया था गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है कि वो भी ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि उससे जो है किसी भी तरीके के माइग्रेंट लेबर को यहाँ पे फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या है ना कि माइग्रेंट लेबर को हाथ में ही पैसे देने चाहिए, लेकिन सरकार हाथ में पैसे नहीं दे रहे हैं। सरकार जो है ना लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोन लीजिए, और एक क्रेडिट गारंटी सिस्टम के अंदर भी लोन दिया जा रहा है कि अगर वो यहाँ पे चुकता नहीं कर पाएंगे तो सरकार पूरी तरीके से चुकता करेंगे। इस तरीके का जो है ना यहाँ पे आपका प्रोविज़न रखा गया, जो कि एक अच्छा खासा कंपेंसेशन हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। रिकमेंडेशन क्या दिया जा रहा है? रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि हम लोग को कवरेज को बढ़ाना है। जो आज की डेट में सेफ्टी नेट प्रोग्राम है न्यू बेनिफिशरीज़ के लिए, उसको बढ़ाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कि अगर हम लोग देखें तो इसको जोग्राफी के बेस पे, यानी कि जो एरिया जहाँ पे हाई लेवल ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशंस देखने को मिल रहा है, उस एरिया में इस तरीके की सेफ्टी नेट को बढ़ाना है। कुछ सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या फिर यहाँ पे जो रिस्क कैटेगरीज है उस पर फोकस करना है। जैसे कि आप लोग देख लो कि फैमिलीज़ है जिसमें कि यंग बच्चे हैं, प्री एग्जिस्ट अगर कोई भी हेल्थ कंडीशन है, या फिर कोई बूढ़े लोग हैं फैमिली मेम्बर में, तो उनको यहाँ पे जो है सेफ्टी नेट ज़्यादा प्रोवाइड करना है। पोर्टेबल होना चाहिए ये जो सेफ्टी नेट प्रोग्राम बेनिफिट है, ये पोर्टेबल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है ये लोगों को मिल सके। तो यहाँ पे देखो कि जो कवरेज है अर्बन माइग्रेंट का, वो यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वो जितने भी लोग यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं रूरल एरिया में, तो उनको इस तरीके का सेफ्टी नेट प्रोग्राम जो है उनको भी प्रोवाइड करना चाहिए। सस्पेंशन होना चाहिए जो ग्रुप एक्टिविटीज़ है, और जो कंडीशनल हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि हमारा जो सेफ्टी नेट प्रोग्राम है उसकी रिस्क और जो रिड्यूसेस है उसको यहाँ पे कम करना चाहिए। पब्लिक प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो भी बेसिक फूड आइटम्स है। साथ ही साथ यहाँ पे पॉलिसीज़ लाना चाहिए जिसके थ्रू कुछ फर्म्स को यहाँ पे सपोर्ट हो, यानी कि यहाँ पे जो है कुछ ग्रांट और जो वेज सब्सिडीज़ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए कुछ फर्म्स को, जिससे कि जो यहाँ पे कमी है वो पूरा हो पाए, और माइक्रो और स्मॉल जो इंटरप्राइजेस है उनको यहाँ पे सपोर्ट मिल पाए। और कुछ तरीके से कुछ मेजर्स लाके, जैसे कि टैक्स वगैरह में छूट देना है, जो डिले हो रहा है वो यहाँ पे डिले नहीं होना चाहिए, या फिर कोई उनका डेट है तो उनको वो माफ़ कर दे, वेव कर दे। तो इस तरीके का काम करना चाहिए जिससे कि जो है ना यहाँ पे फर्म्स वगैरह को सपोर्ट करना है। एक्टिव लेबर मार्केट प्रोग्राम होना चाहिए जिससे कि जो वर्कर्स है उनका ट्रांजिशंस हो सके, जो भी यहाँ पे जिनका नौकरी
नौकरी चला गया है और वो अभी जो है ना नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह में या फिर न्यू जॉब में अभी तक नहीं आ पाए, तो उनको इस तरीके से एक्टिव लेबर मार्केट प्रोग्राम भी देना चाहिए। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे हर एक स्टेट का बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है कि क्या क्या सरकार के द्वारा यहाँ पे आपका जो है स्टेप्स लिया गया है। तो सबसे पहले केरल की बात करते हैं, यानी कि हर कोई को जिसको भी ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पे बीपीएल में हो या फिर नहीं हो, सबको यहाँ पे जो है फ्री में राइस दिया गया केरल में। हर एक स्टेट की अलग तरीके से देखा जाएगा कि वहाँ की सरकार ने किस तरीके से जो है हेल्प किया है। तो केरल सरकार ने क्या किया कि सिर्फ बीपीएल वाले लोगों पे नहीं, एपीएल वाले लोगों को पे भी फोकस किया और हर किसी पे फोकस किया जिसको भी यहाँ पे अनाज की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत है, उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चावल दिया गया। साथ ही साथ होम डिलीवर भी किया गया, मिड डे मील जो बच्चों के जो स्कूल में मील मिलता था उसको घर तक पहुँचाया गया। और आशा वर्कर्स जो है उनको ये इश्योर कराया गया कि 26,000 जो बच्चे रजिस्टर किए गए हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में, तो उनको इस तरीके से खाना जो है पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये तो सक्सेसफुल कहानी हम लोग केरल की देख लिए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सारे जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पे मंथली राशन दिया गया है अप्रैल का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया गया है। सारे गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रंस और वो जो यहाँ पे आंगनवाड़ी में इनरोल थे तो उनको भी यहाँ पे जो है ड्राई राशंस दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ड्राई राशंस इंस्टीड ऑफ हॉट कुक्ड मील। ड्राई राशन कहने का मतलब है कि जो आप लोग ऐसे ही खा सकते हो, जैसे कि चने वगैरह हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, आपका फ्रूट्स हो गया, जिसको आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही खा सकते हो। तो ड्राई राशंस जो है यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में प्रोवाइड किया गया सारे बच्चे को जिनका उम्र यहाँ पे 3 से 6 साल के बीच में था और जो भी यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स में रजिस्टर्ड थे तो उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। यूपी की अगर बात कर ले तो यूपी में जो है ना आपका फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया गया है अप्रैल और मई मंथ में। मोर देन कितने लोगों को, तो 8.38 मिलियन विडोज़ को, जो कि यहाँ पे विडोज़ लोग हैं, एजड है जो कि बूढ़े लोग हैं, हैंडीकैप्ड जो यहाँ पे पेंशनर है, उनको इस तरीके से जो है आपका फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे 20 kg ऑफ वीट भी दिया गया, 10 kg राइस भी दिया गया पर हाउस होल्ड में, जितने भी बेनिफिशरीज़ की लिस्ट थे, जिसमें कि 16 मिलियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं, डेली वेजेस लेबर्स आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस स्टेट में आप लोग देखोगे कि यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है पीडीएस, जो कि दूसरे स्टेट के द्वारा भी यहाँ पे अनाउंस किया गया है, जैसे कि झारखंड है, राजस्थान है और तेलंगाना है। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का प्रोविजंस है, डिपॉजिट किया गया है फंड, वो भी बैंक अकाउंट में जो भी यहाँ पे राशन कार्ड होल्डर थे। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी डिसाइड किया गया कि 5 kg राइस और 1 kg जो पल्सेस है ना वो 3 मंथ के लिए यहाँ पे आपका दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया गया है, जितने भी सेल्समैन हैं उनको 2500 रुपया दिया गया और 2000 रुपया जो है पैकर्स को दिया गया है, जो कि पीडीएस शॉप में काम करते हैं और वो यहाँ पे जो है ओवर टाइम के लिए काम कर रहे हैं या फिर हॉलीडे में, तो उनको यहाँ पे इस तरीके का जो है पैसे दिया जा रहा है। साथ ही साथ एसेंशियल कमोडिटीज़ को इंश्योरली यहाँ पे सप्लाई करना है, वो भी 2 करोड़ कार्ड होल्डर तक जो कि स्टेट में थे, और ये लॉकडाउन के टाइम का ये कहानी है। इससे क्या है ना कि उनको यहाँ पे 1000 सारे राशन कार्ड होल्डर को दिया गया, साथ ही साथ फ्री राइस, शुगर और अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ भी दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख रहे हो। साथ ही हम लोग यहाँ पे मोर स्टेप्स अगर आप लोग देखना है कि और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेशली क्या किया गया है, तो हम लोग मार्च मंथ की जो है करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन हम लोग देखे हैं विजन आइज की, उसमें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस की हूँ, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करने यहाँ पे आपको लगाने का कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। साथ ही मैं वो वाले लेसन को जो है ना टेलीग्राम पे ज़रूर फिर से शेयर कर दूँगी, जिससे आप लोग ज़रूर देख लीजिए कि सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं कोविड-19 से उभरने के लिए, तो उसके बारे में भी आप लोग को ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे भी कुछ कुछ आपके बॉक्स में कुछ न्यूज़ होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सिचुएशन ऑफ वर्कर्स अगर हम लोग देखें इंडिया में, जो कि कोविड-19 के टाइम में क्या था, तो स्टैंडर्ड वर्कर एक्शन नेटवर्क यहाँ पे आपका लिया गया, यानी कि स्वान इसको कह रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स है जो कि यहाँ पे उनको कनेक्ट किया गया कि वर्कर्स को रिलीफ प्रोवाइड करना है, और एक सर्वे किया गया कि 11,159 वर्कर्स जो है हमारे कंट्री के हैं जिनको इस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड किया। 74% जो है वो लेस देन हाफ है जिनका यहाँ पे डेली वेजेस जो है अभी भी रिमेनिंग है कि वो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द जो लॉकडाउन पीरियड है, यानी कि जितना लंबा अपना लॉकडाउन चला उसको वो यहाँ पे जी सके। 89% है जिनको कि यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर्स के द्वारा पेड ही नहीं किया गया है। रेट ऑफ हंगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर गया है, यानी कि रेट ऑफ रिलीफ से, यानी कि जितने भी लोगों को यहाँ पे रिलीफ दिया जा रहा है उससे ज़्यादा जो है रेट ऑफ हंगर है, भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। परसेंटेज ऑफ पीपल्स जो कि यहाँ पे लेस देन वन डे ऑफ राशन है वो यहाँ पे बढ़ गई है 36% से 50% बढ़ गई है, वो भी लॉकडाउन के 3rd वीक में। वहीं अगर कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल देखें जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट राशन को रिसीव कर
कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है 1% से 4%, वो भी थर्ड वीक ऑफ आपका लॉकडाउन में। यानी कि ऐसे लोग हैं जो कि पहले आपका जो है राशन जो यहाँ पे लेते थे, तो पहले 36% लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे 50% हो गए। लेकिन वैसे लोग जो कि गवर्नमेंट के राशन लेते थे, तो वो पहले 1% थे, लेकिन अब यहाँ पे ओनली 4% जो है आपका यहाँ पे बढ़ गया है, और इतने लोग जो है यहाँ पे आपका राशन ले रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देखें कि कोविड-19 और पॉवर्टी का क्या हाल हो चुका है, लोग यहाँ पे किस तरीके से बेहाल थे, किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम थी, क्या इशू है, क्या चैलेंजेस है, हर एक चीज़ हम लोग जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं। साथ ही रिकमेंडेशन भी दिया गया है कि किस तरीके से और क्या क्या काम करना चाहिए जिससे कि लोगों को यहाँ पे निजात मिल पाए, क्योंकि अभी जो है अनलॉक 1 हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ की स्थिति नहीं सुधरी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, सस्ते दाम पे वो लोग काम कर रहे हैं, सबसे सस्ते रेट में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे और भी ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। चलिए अब आगे आते हैं और देखते हैं कुछ रिपोर्ट्स, जो कि बहुत सारे यहाँ पे आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगा कोविड-19 से क्या क्या इम्पैक्ट हुई है उसी के ऊपर है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यहाँ पे रिपोर्ट के साथ, जो कि है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल सॉलिडेरिटी रिपोर्ट। तो इसके बारे में देखते हैं न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली ये रिपोर्ट जो आपका पब्लिश किया गया है, ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है यहाँ पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्डिंग टू सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, कोविड-19 और पॉवर्टी देखे, अब हम लोग देखें कि सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे हुआ कोविड-19 का, जो कि इस रिपोर्ट के थ्रू आपको जो है ना पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि न्यू मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड जो कोविड-19 के लिए थी, वो यहाँ पे निकल कर आई। वो भी किस लिए, तो यहाँ पे जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और उनको रिकवर करने के लिए। इस रिपोर्ट में आप देखोगे कि कुछ एस्टिमेट भी दिखाया गया है कि यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज़ के द्वारा जो होस्ट है उसके द्वारा यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स भी निकल कर आया है। जैसे कि आप देखो यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, उसमें ये बताया गया है कि 5 to 25 मिलियन जॉब्स जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं, और वर्ल्ड में $860 बिलियन जो है वहाँ तक आपको लॉस होते हुए दिखेगा, और वो भी $3.4 ट्रिलियन तक। यानी कि आप लोग देखो कि कितना जॉब खत्म हो गया, तो 25 मिलियन जॉब यहाँ पे ख़त्म हो गई है। साथ ही साथ कितना यहाँ पे वर्ल्ड को नुकसान हुआ, तो $860 बिलियन से लेकर $3.4 ट्रिलियन तक का नुकसान हुआ है। वही अगर हम लोग अंकटैक्ट के अकॉर्डिंग देखें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है कि 30 से 40% तक का डाउनवर्ड प्रेशर है। यानी कि ग्लोबल जो यहाँ पे FDI होती है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें 30 to 40% जो है कमी देखने को मिली। वहीं अगर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें, तो इनका बताया जा रहा है कि 20 से 30% तक डिक्लाइन हुआ है, वो भी इंटरनेशनल अराइवल्स में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा बताया जा रहा है कि 3.6 बिलियन जो पीपल्स है वो भी यहाँ पे ऑफलाइन होंगे, और यूनेस्को जो है फॉरकास्ट कर रही है कि 1.5 बिलियन जो स्टूडेंट है वो अब आउट ऑफ द स्कूल होंगे, यानी कि स्कूल अब वो नहीं जाने वाले हैं। कोविड-19 के अगर हम लोग देखें तो सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अफेक्ट किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चार्ट यहाँ पे बताई गई है। पहले तो आप लोग को 17 जो यहाँ पे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसका गोल टारगेट को अचीव करना है 2030 तक, तो उसके बारे में पता चलेगा, और किस तरीके से अफेक्ट किया गया है उसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सबसे पहला है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की नो पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी होना ही नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ है कोविड-19 के बाद कि लॉस ऑफ इनकम देखने को मिला है, यानी कि इनकम नहीं है लोगों के पास, जिससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी में और फैमिली में और ज़्यादा वल्नरेबल जो कंडीशंस है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। दयनीय जो आपकी हालत है, स्थिति है गरीब लोगों की, वो और ज़्यादा बढ़ते जा रही है, जिससे कि जो गरीब लेवल पे भी नहीं थे, यानी कि जो BPL में नहीं थे, APL में थे, वो भी अब BPL में आ गए। यानी कि हमारे यहाँ जो है कोविड-19 ने क्या किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो फर्स्ट था उसमें और ज़्यादा पॉवर्टी को बढ़ा दिया गया। सेकंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें कहा जा रहा है ज़ीरो हंगर, यानी कि एकदम भूखमरी खत्म करना है। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन और फूड जो प्रोडक्शंस है वो यहाँ पे डिसरप्ट हो सकता है। बहुत बार हम लोग देखे कि लोगों को यहाँ पे खाने की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि लोगों को जो है ना यहाँ पे डेली पैसा कमाते थे, डेली खाते थे, लेकिन पैसे नहीं है तो खा नहीं पा रहे। ऊपर से PDS सिस्टम सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, अभी हम लोग देखे हैं, और लोगों को यहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं उनकी डेटा अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उनको सही तरीके से अनाज नहीं मिल पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, यानी कि भूखमरी भी यहाँ पे बढ़ गया है। थर्ड अगर हम लोग SDG की बात करें तो यहाँ पे है गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, यानी कि अच्छा खासा हेल्थ प्रोवाइड करना है और वेलबिंग प्रोवाइड करनी है। लेकिन आप लोग को पता है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में 10 मिलियंस केसेस आ चुके हैं। साथ ही साथ आप लोग देखो कि मरने वालों की तादाद भी लाखों में है। ऊपर से हमारे इंडिया में अगर आप लोग देखोगे
तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि 1 लाख से भी ज़्यादा जो है केसेस आ चुके हैं। साथ ही यहाँ पे अगर कल की बात करूँ तो 20,000 जो है वो केसेस एक दिन में देखने को मिल रहा है, और लोगों की मरने की तादाद भी डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो इससे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी हेल्थ है, गुड हेल्थ का तो बात ही मत कीजिए, गुड हेल्थ तो ख़त्म होती ही जा रही है और डिवास्टेट भी होते जा रही है। फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पिछले 3 महीने से बंद है स्कूल, स्कूल क्लोज है और पता नहीं कब तक क्लोज रहेगा। ऑनलाइन यहाँ पे एजुकेशन पे आपका फोकस किया जा रहा है, हालांकि ये इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ कि अब बात क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है। जूम के थ्रू जो है, और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स है जिसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन कभी आप लोग वो सोच सकते हैं कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनका क्या, वो तो किसी तरीके से स्कूल जाते थे, उसमें भी लड़कियाँ स्कूल नहीं जाते थे, लड़के सिर्फ स्कूल जाते थे। लेकिन मोस्टली लड़कियाँ नहीं जाती थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लड़कियाँ नहीं जाती थी, मोस्टली लड़कियाँ नहीं जाती थी। लेकिन उन लोगों बच्चों के पास जिनके पास मोबाइल नहीं हो सकता है, शायद उनके पास जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, मोबाइल हो लेकिन इंटरनेट नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल नहीं हो लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ऑनलाइन एजुकेशन कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा, वो भी यहाँ पे एक जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं जो है ट्रिगर नहीं कर पा रही, उनको उसका टारगेट कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पा रहा है। 5 अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे जॉब लॉस बहुत हुआ है, और जॉब लॉस में भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि विमेन की जो इकोनॉमिक गेन है वो बहुत ज़्यादा रिस्क हो गई है। इंक्रीज लेवल देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का। अभी भी हम लोग ऊपर वाले आर्टिकल में देखे थे कि डोमेस्टिक जो वायलेंस है उसकी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। विमेन को और ज़्यादा जो है मेजर्स लेना पड़ रहा है कि उनको घर का ख्याल रखना पड़ रहा है, क्लीनिंग का हो या फिर कुकिंग का हो, ये सारा काम जो है, तो ये सारे काम भी जो है ना वो वुमेन के ऊपर ही आ गया है। तो अगर आप लोग देखो कि आगे अगर आने वाली सिचुएशंस में भी जो एम्प्लॉयमेंट की होगी, उसमें जितने भी लोग होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेन को हायर कर सकते हैं। टैलेंट तो हमेशा हर समय जो है आप देखोगे कि उसको ऊपर रखा जाता है, लेकिन फिर भी वुमेन की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रही है। साथ ही यहाँ पे 6 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें कहा जा रहा है कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड करना है। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि जो इनएडिक्वेट एक्सेस है क्लीन वाटर का, उस वो हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को यहाँ पे साफ़ सफाई वाटर नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि आप जो है हैंड वॉश करना है, बार बार सैनिटाइज़ करनी है, और हाथ धोते रहना, 20 मिनट में आपके जो है सैनिटाइज़ करते रहना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो देखते हैं कि कितना क्लीन वाटर और सैनिटेशन आपका जो है प्रोवाइड किया जा सकता है, हालांकि ये भी प्रॉब्लम वाली बात बताई जा रही है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे है सेवन्थ में रखा गया है कि अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। सप्लाई और जो पर्सनल शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो रही है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, सारे कारखाने बंद हो गए थे, डिस्कॉम कंपनी बंद हो गई थी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। फर्दर जो यहाँ पे हेल्थ सिस्टम है उसकी रिस्पांस भी हम लोग को कमज़ोर देखने को मिला, कैपेसिटी भी हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जितनी ज़्यादा अगर कोविड-19 के पेशेंट अगर बढ़ते जाते हैं तो हमारे यहाँ इंडिया में हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, कुछ स्टेट को छोड़कर जो है मेजॉरिटी स्टेट उस तरीके से नहीं है, उनके पास जो है सक्षम डॉक्टर भी नहीं है, साथ ही साथ उतने नंबर ऑफ बेड्स भी नहीं है कि कोविड-19 के पेशेंट को बेड्स प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि क्लीन एनर्जी और अफोर्डेबल एनर्जी की जो बात कर रहे हैं उसमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। 8 अगर बात करें तो डिसेंट वर्क एंड इकॉनमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो इकॉनमिक ग्रोथ तो आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा ठप हो गया है, क्योंकि इकॉनमिक एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी है, लोगों की इनकम कम हो गई है, वर्क टाइम कम हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कुछ सर्टेन ऑक्यूपेशंस में। 9th अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तो आपका 10th है, वेयर इज़ 9? 10 यहाँ है, 11, ओके 9 नहीं दिया गया। तो 10th आप लोग देख सकते हो रिड्यूस इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस होगा, जब आप लोग जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करोगे तभी तो यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी खत्म होगा। क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे तभी तो यहाँ पे इनइक्वालिटी खत्म होगा। साथ ही साथ जो है 11th आप देखो कि ये सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशंस जो कि यहाँ पे स्लम में रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क देखने को मिल रहा है, उसमें कोविड-19 के जो पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ का भी जो टारगेट है वो भी हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो आप लोग देखो कि जो कमिटमेंट है वो यहाँ पे कम हो गया है क्लाइमेट एक्शन को लेकर। लेस यहाँ पे इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के डेट में किस पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन से एक चीज़ हुआ है कि हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन है वो कम हो गए, लेकिन क्लाइमेट एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेस प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो पा रहे हैं।
16 यहाँ पे है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे इफेक्टिव मेजर्स लेने से प्रिवेंट करी है कि हम लोग यहाँ पे कोविड-19 को कैसे फाइट करेंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है उसमें आपको रिस्क ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 17 है कि यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर गोल है, यानी कि आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशंस आप देख रहे हो, इसके बैकलैश में अगर हम लोग देखें तो लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लोग जो है अपने घर रिटर्न हो रहे हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का फंडा जो है ना, अब पता नहीं ये कब आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि जो भी लोग बाहर जाके दूसरे कंट्रीज़ में जॉब करते थे, अब शायद वो जाने से डरेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में थे, यूके यूरोप में थे, आपके यूएस वगैरह में भी थे, तो जाने से डरेंगे, क्योंकि अब जो है ये ग्लोबलाइजेशन का फंडा कहीं ना कहीं जो है ये आपका सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करने में जो है बीच में आ गया है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखोगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का फंडा आ गया है, तो इससे भी लोग जो है ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो गोल्स वगैरह जो आपका यहाँ पे वर्चुअल सबमिट हो रहा है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नैम की बात करें, सार्क की बात करें, G20 की बात करें, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो यहाँ पे सबमिट थी इनफॉर्मल सबमिट, तो ये सारी चीज़ जो है अब वर्चुअल हो रहे हैं। तो पार्टनरशिप जो गोल्स के लिए है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे धुंधली दिखाई दे रही है। तो ये सारे जितने भी गोल्स है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे ये अफेक्ट भी हुए हैं। बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड की, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए। ये जो फंड है ये आपका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है WHO की जो स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस है और रिस्पांस प्लान है। साथ ही यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स है। साथ ही साथ आप देखोगे ये फंड का 3 एम है, 3 एम है। सबसे पहला विंडो एक है कि इन्वायरमेंट को अनेबल करना है, कम्युनिटीज़ को अनेबल करना है कि वो इमरजेंसी को टैकल कर सके। सेकंड विंडो है कि जो सोशल इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम करना है, और जो इकोनॉमिक रिस्पांस है उसको प्रमोट करना है, जिससे कि जो है सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स जो है इमीडिएट लिया जा सके, यानी कि जो कैश ट्रांसफ़र करना है लोगों को या फिर फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है इमीडिएट कर सके जल्दी से जल्दी। विंडो 3 है कि रिकवर बेटर करना है, यानी कि नेशनल प्रिपेयर्डनेस मेजर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि जो की सर्विस है उसके मेंटेनेंस में, वर्कफोर्स में, जैसे कि क्राइसिस के टाइम में, तो ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मल्टी डोनर जो ट्रस्ट फंड है उनका 3 एम है, तीनों एम हम लोग देख लिए। ये फंड की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये आपका मॉनिटर किया जाएगा, वो भी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ एक्टिविटीज़ में जो कि आपका ऑनलाइन अवेलेबल होगा। ओके, तो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे रिपोर्ट है उसके साथ ILO की मॉनिटर रिपोर्ट है, तो इसके बारे में भी डिटेल देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो बस लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।